नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। साथियों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक हमारा रहेगा ऊर्जा अंतराल। और जो ऊर्जा अंतराल है, इस ऊर्जा अंतराल टॉपिक को समझने से पहले हमें दो चार बिंदुओं के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। और वो बिंदु हमारे रहने वाले हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड और चालन बैंड। ये चारों पॉइंट हम लोग समझने के बाद ऊर्जा अंतराल के बारे में देखेंगे कि ऊर्जा अंतराल क्या है। तो उससे पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी के अंदर शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साथियों, इसी के साथ हम लोग आज का जो टॉपिक है ऊर्जा अंतराल, इसको शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से संबंधित पिछली जितनी भी एग्जाम्स लगी है वहाँ पर कई तरीके से उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपकी आपके मन में क्वेश्चन होंगे इससे संबंधित, वो सभी के सभी दूर हो जाएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं। और इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो देखिए, हम लोग बेसिक में देखते आए हैं कि जो परमाणु है, परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बनता है। और तीन मूल कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बनता है। परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बनता है और तीन मूल कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों से मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है। और परमाणु के जो तीन कण है, इन तीनों कणों को हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं परमाणु में। तो सबसे पहली बात, परमाणु की जो संरचना होती है वो कक्षाओं के रूप में होती है। अर्थात परमाणु की संरचना कक्षीय होती है। परमाणु कक्षाओं के रूप में पाया जाता है। और परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, जो बीच का भाग होता है, इसको न्यूक्लियस या नाभिक के नाम से जानते हैं। और नाभिक के अंदर जो परमाणु के तीन कण है, इनमें से दो कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में पाए जाते हैं। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स परमाणु की कक्षाओं में पाए जाते हैं। और परमाणु की कक्षाओं में रहते हुए इलेक्ट्रॉन्स दो प्रकार की गतियां करते हैं, कक्षीय गति और चक्रण गति। दो प्रकार की गतियां इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में रहते हुए करते हैं, कक्षीय गति और चक्रण गति। तो हम लोग बात करें तो नाभिक का जो केंद्रीय भाग है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग है नाभिक, इस नाभिक के अंदर दो कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और नाभिक में एक बल कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल, या हम लोग इसको बोल सकते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, ठीक है। तो ये अंतरा आणविक बल या नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो ये अंतरा आणविक बल या नाभिकीय बल जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, यह बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को नाभिक में बांध करके रखता है, बाउंडेड करके रखता है। अर्थात नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थिर रहते हैं इसी बल के द्वारा, अंतरा आणविक बल के द्वारा या नाभिकीय बल के द्वारा। ये जो नाभिकीय बल है, ये एक प्रकार का आकर्षण आकर्षण बल रहता है। ये एक प्रकार का आकर्षण बल रहता है और इस आकर्षण बल के द्वारा ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में मौजूद रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये जो अंतरा आणविक बल रहता है, ये अंतरा आणविक बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर तो कार्य करता ही है, इसके साथ ही
परमाणु का जो तीसरा कण इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर भी ये अंतराण्विक बल कार्य करता है। और इनके ऊपर जब ये अंतराण्विक बल कार्य करता है तो जैसे कि परमाणु की सबसे पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, अर्थात नाभिक से जैसे जैसे कक्षा की दूरी बढ़ती जाती है उस कक्षा के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का जो आकर्षण बल है वो कमजोर होता जाता है। अर्थात परमाणु की सबसे पहली वाली जो कक्षा है इसके इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा, दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है, तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण बल और भी कमजोर हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग बात करें, इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे एक लोहे का टुकड़ा है आपके पास, ये लोहा है, सॉरी इसको हम लोग लोहे को, ये लोहे का टुकड़ा नहीं, ये मान लीजिए आपका चुंबक है, आपका मैग्नेट है, एन और एस इसके अंदर है, ठीक है, ये आपका मैग्नेट है। अब मैग्नेट के पास हम लोहे का टुकड़ा लेके जाते हैं, मैग्नेट के पास मान लीजिए हम लोहे का टुकड़ा रख देते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला ये लोहे का टुकड़ा हमने रखा, दूसरा लोहे का टुकड़ा हमने यहाँ रखा और तीसरा लोहे का टुकड़ा हमने यहाँ रख दिया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये, इसको मान लीजिए नंबर दे देते हैं, एक, इसको दो, इसको तीन, कैसे भी नंबर दे देते हैं। तो एक नंबर लोहे का टुकड़ा है वो चुंबक से ज्यादा दूरी पर है, इसके कारण चुंबक का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कमजोर होगा, न के बराबर होगा, नगण्य होगा। दो नंबर लोहे का टुकड़ा है वो एक नंबर की तुलना में कम दूरी पर है, इसके कारण चुंबक का आकर्षण बल इस दो नंबर पर एक नंबर की तुलना में ज्यादा होगा, अर्थात ये इसको आकर्षित करेगा। और तीन नंबर जो टुकड़ा है लोहे का वो चुंबक के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसके कारण सबसे ज्यादा आकर्षण बल तीन नंबर के टुकड़े पर होगा। अर्थात इसी प्रकार नाभिक के अंदर जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल नाभिक की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर सबसे ज्यादा, फिर यहाँ कमजोर हो गया, फिर यहाँ और भी कमजोर हो गया, इस प्रकार आकर्षण बल कमजोर होता जाता है। तो हम लोग कह देते हैं जैसे कि कोई भी चीज हमसे छूटती जाती है तो वो हमसे फ्री हो जाती है, मुक्त हो जाती है। अर्थात ये जो चुंबक है, चुंबक के आकर्षण बल के द्वारा एक नंबर लोहे का टुकड़ा लगभग फ्री है, अर्थात ये इसको आकर्षित नहीं कर पाता है। उसी प्रकार नाभिक का जो आकर्षण बल है, नाभिकीय बल है, वो अंतिम कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये कक्षा है, ये कक्षा है, और भी एक और कक्षा होती, तो अंतिम कक्षाओं के, केवल अंतिम कक्षा नहीं, अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का जो आकर्षण बल है वो कमजोर रहता है। अर्थात अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से लगभग मुक्त रहते हैं, इस कारण अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी परमाणु की अंतिम कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम लोग बात करें, दूसरा था हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी भी परमाणु की सबसे लास्ट की जो कक्षा होती है, अंतिम जो कक्षा है, इस अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड का निर्माण करते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ही हम लोग संयोजकता के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु की अंतिम कक्षाओं, परमाणु की अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन
मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्यों कहलाते हैं ये? नाभिकीय आकर्षण बल नगण्य, नगण्य का मतलब है न के बराबर रहने के कारण, रहने के कारण, अर्थात नाभिकीय आकर्षण बल नगण्य रहने के कारण, नाभिकीय आकर्षण बल न के बराबर रहने के कारण परमाणु की अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो हमने अभी समझा था। संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु की अंतिम कक्षाओं में। परमाणु की अंतिम कक्षा, ओनली अंतिम कक्षा, यानी एक ही कक्षा है अंतिम कक्षा, वहां अंतिम कक्षाओं के, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। देखो यहाँ था अंतिम कक्षाओं के, और यहाँ क्या क्या है? अंतिम कक्षा, केवल एक ही, लास्ट की, सबसे लास्ट की कक्षा, और इसमें लास्ट की अनेक कक्षाएं आ गई, एक से ज्यादा कक्षाएं आ गई। तो परमाणु की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में अंतर क्या है। देखिए सबसे पहली बात करें तो अंतिम कक्षाएं, यानी सभी अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन आ गए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में, अर्थात अंतिम कक्षा, केवल अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो केवल अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और सभी अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स में। लेकिन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं होते हैं। अर्थात एक पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग, सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन, सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं संयोजकता क्या होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वही संयोजकता कहलाती है। अर्थात जैसे कि हम लोग बात करें, ये परमाणु है, इस परमाणु की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए। तो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इन इन इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कहलाएगी संयोजकता। क्या कहलाएगी? संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो चालक पदार्थ होते हैं,
चालकों की संयोजकता होती है 4 से कम। 4 से कम, 4 से कम का मतलब है 3, 2 और 1। उसके बाद हम लोग बात करें अचालकों की, तो अचालक जो पदार्थ होगा, उन अचालक पदार्थों की संयोजकता होगी 4 से अधिक। 4 से अधिक का मतलब है 5, 6, 7 और 8, यानी 8 से ज्यादा तो किसी परमाणु की संयोजकता हो ही नहीं सकती। तो 5, 6, 7 और 8 है चालकों की संयोजकता होती है। चालकों की संयोजकता 1, 2 या 3 होती है। और अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों की संयोजकता होती है 4। इस बात का आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार विद्युत विभाग की जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर ये तीनों ही क्वेश्चन आए थे। चालकों की संयोजकता होती है 4 से कम, अचालकों की संयोजकता होती है 4 से अधिक, अर्धचालकों की संयोजकता होती है 4। अलग अलग पेपरों में ये तीनों क्वेश्चन घूम फिर के आए थे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अर्थात पदार्थों को चालक, अचालक और अर्धचालक हम किसके आधार पर कह सकते हैं? संयोजकता के आधार पर कह सकते हैं। और ऊर्जा अंतराल के आधार पर भी हम लोग चालक, अचालक और अर्धचालक कह सकते हैं। इसी के लिए हम लोग ऊर्जा अंतराल को भी देख रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदार्थों को चालक, अचालक और अर्धचालक में किसके आधार पर बांटा जाता है? तो संयोजकता के आधार पर भी बांटा जाता है, ऊर्जा अंतराल के आधार पर भी बांटा जाता है, आगे हम लोग देखेंगे चालकता के आधार पर भी बांटा जाता है, और प्रतिरोधकता के आधार पर भी बांटा जाता है। तो विभिन्न आधारों पर पदार्थों को चालक, अचालक और अर्धचालकों के नाम से हम लोग बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं, जिनमें से एक आधार है संयोजकता। संयोजकता के आधार पर पदार्थ को चालक कह देते हैं, अचालक कह देते हैं और अर्धचालक कह देते हैं। आपसे कह दिया जाए कि किसी पदार्थ की संयोजकता 2 है तो बताइए वह होगा, तो वह चालक होगा। अर्थात 4 से कम जितना भी है, 3, 2 और 1 चालक, 4 से ज्यादा जितना भी है, 5, 6, 7 और 8 अचालक, और 4 है तो अर्धचालक। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक की, और मेन टॉपिक से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, जो ऊर्जा अंतराल है, ऊर्जा अंतराल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापते हैं? एनर्जी गैप को। ठीक है, एनर्जी गैप यानी ई को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब सामान्यतः कोई परमाणु अलग रहता है, बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, तो स्वतंत्र अवस्था में, अलग अवस्था में किसी भी परमाणु के पास ऊर्जा नहीं रहती है। और जब दो परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में बदलाव होता है, अर्थात उनके ऊर्जा स्तरों में बदलाव होता है। और परमाणु का सबसे निचला जो ऊर्जा स्तर होता है उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, कौन सा बैंड? संयोजी बैंड। किसी परमाणु का सबसे नीचे वाला ऊर्जा स्तर क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड। और सबसे ऊपर वाला ऊर्जा स्तर क्या कहलाएगा? चालन बैंड। चालन बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड का ऊर्जा स्तर हमेशा चालन बैंड के ऊर्जा स्तर से क्या होता है? कम होता है, नीचे होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा स्तर है। तो ऊर्जा स्तर चालन बैंड का ज्यादा होता है, संयोजी बैंड का कम होता है। अर्थात संयोजी बैंड का ऊर्जा स्तर हमेशा चालन बैंड से क्या होता है? कम होता है। संयोजी बैंड को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंस बैंड। चालन बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो ध्यान रखना है, इंग्लिश का भी ध्यान रखना है, हिंदी का भी ध्यान रखना है। तो इसको कई बार ऐसे भी लिख देता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इसको लिख देता है वैलेंस बैंड।
वैलेंस बैंड। ठीक है, तो बात करते हैं ऊर्जा स्तर की। तो ऊर्जा स्तर किसी भी परमाणु या किसी भी पदार्थ में संयोजी बैंड का ऊर्जा स्तर, सबसे नीचे वाला ऊर्जा स्तर होता है वो संयोजी बैंड होता है, और सबसे ऊपर वाला ऊर्जा स्तर क्या कहलाता है? चालन बैंड। अर्थात चालन बैंड का ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के ऊर्जा स्तर से अधिक होता है। अब बात करेंगे कि चालन बैंड क्या होता है और संयोजी बैंड क्या होता है। चालन बैंड किससे मिलकर बनता है, संयोजी बैंड किससे मिलकर बनता है? तो हम बात करेंगे चालन बैंड की। चालन बैंड, तो देखिए चालन बैंड क्या होता है। चालन बैंड बनता है, कंडक्शन बैंड बनता है मुक्त इलेक्ट्रॉन से मिलकर के। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर चालन बैंड का निर्माण होता है। तो किससे मिलकर बना? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना बैंड। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना बैंड बना ऊर्जा बैंड चालन बैंड कहलाता है। चालन बैंड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे संयोजी बैंड की। तो देखिए संयोजी बैंड ये क्या होता है? संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड क्या होता है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है संयोजी बैंड। संयोजी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना बैंड क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना बैंड, से मिलकर बना बैंड क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड कहलाता है। मिलकर बना ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड संयोजी बैंड कहलाता है। संयोजी बैंड कहलाता है। ठीक है, तो चालन बैंड मुक्त इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना बैंड क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना ऊर्जा बैंड चालन बैंड कहलाता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना ऊर्जा बैंड संयोजी बैंड कहलाता है। ठीक है, तो चालन बैंड समझ में आ गया और संयोजी बैंड समझ में आ गया। अब देखिए संयोजी बैंड का सबसे ऊपर का जो ऊर्जा स्तर है वो ये रहेगा। संयोजी बैंड ये है तो इसका सबसे ऊपरी ऊर्जा स्तर ये रहेगा। और चालन बैंड का सबसे ऊपरी ऊर्जा स्तर जो है, सॉरी, चालन बैंड का सबसे नीचे वाला ऊर्जा स्तर ये रहेगा। तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का जो अंतर होता है, ये जो अंतर है दोनों के बीच का जो अंतर है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। वर्जित ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा अंतराल एक ही बात है। यही कहलाता है जो हमारा टॉपिक था आज का, ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल या इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। संयोजी बैंड के सबसे ऊपरी स्तर और चालन बैंड के सबसे निचले स्तर दोनों के बीच का जो अंतर है वह कहलाता है ऊर्जा अंतराल। अब देखिए बात करें हम लोग चालकों की, बात करें हम लोग अचालकों की, बात करें हम लोग अर्धचालकों की, तो अलग अलग पदार्थों में ऊर्जा अंतराल का मान अलग अलग होता है। तो देखते हैं थोड़ा सा। हमने बात किया ऊर्जा अंतराल के बारे में। ऊर्जा अंतराल बोल दीजिए या वर्जित ऊर्जा अंतराल बोल दीजिए, एक ही बात। तो ऊर्जा अंतराल क्या है? हमने देखा कि जो आपका चालन बैंड था उसका सबसे निचला स्तर, सबसे नीचे वाला ऊर्जा स्तर अर्थात चालन बैंड जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन का सी और बैंड का बी, कंडक्शन बैंड का मिनिमम मिनिमम ऊर्जा स्तर, और जो आपका संयोजी बैंड था
जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस, वी का वैलेंस और बी का बैंड, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम ऊर्जा स्तर, दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम लोग ऊर्जा अंतराल के नाम से जानते हैं। तो बात करें हम लोग चालक पदार्थों के बारे में, बात करें हम लोग अचालक पदार्थों के बारे में, और बात करें हम लोग अर्धचालक पदार्थों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अचालकों के बारे में। तो देखिए, अचालक पदार्थों के अंदर ऊर्जा अंतराल जो होता है, ये अचालक पदार्थों का ऊर्जा अंतराल है। ये आपका चालन बैंड है, चालन बैंड है, ये है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड से जब संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर जब ऊर्जा लगाई जाती है, तो ऊर्जा लगाने पर ऊर्जा प्राप्त करके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में प्रवेश करते हैं तो परिपथ में से धारा प्रवाहित होती है। अर्थात संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में चले जाते हैं तो क्या प्रवाहित होती है? धारा। लेकिन संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दोनों के ऊर्जा स्तरों के बीच में अंतर है। इस अंतर को पार करने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, अधिक मात्रा में बल लगाना पड़ेगा। अर्थात सामान्यतः अचालक पदार्थों में से, कैसे पदार्थों में से? अचालक पदार्थों में से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, क्योंकि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में अंतर ज्यादा होता है। अधिक अंतराल होने के कारण अचालक पदार्थों में से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, और अचालकों में जो ऊर्जा अंतराल होता है, इस ऊर्जा अंतराल का मान, एनर्जी गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। कौन से पदार्थों की बात है? अचालक पदार्थों की बात करें तो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चालक पदार्थों की। तो देखिए, चालक पदार्थों में क्या होता है? चालक पदार्थों में यह आपका संयोजी बैंड है, यह आपका चालन बैंड है, चालन बैंड है, और यह आपका संयोजी बैंड है। ठीक है। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों के बीच में, सॉरी ऐसा, अगर हम लोग बात करें चालक पदार्थों की, तो चालक पदार्थों में चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है, कोई भी अंतराल नहीं होता है। अर्थात संयोजी बैंड और चालन बैंड एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। इसके कारण दोनों के बीच में कोई अंतराल नहीं होने के कारण बहुत ही कम बल लगाने पर, थोड़ा सा बाहर से विद्युत वाहक बल आरोपित करने पर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड एक ही स्थान पर रहते हैं, और एक ही स्थान पर रहने के कारण चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कोई अंतराल नहीं होता है। अर्थात एनर्जी गैप, दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप इसके अंदर होता है 0, अर्थात लगभग 0 होता है। एनर्जी गैप नहीं पाया जाता है चालक पदार्थों के अंदर। उसी प्रकार हम लोग बात करें अर्धचालक पदार्थों की, तो अर्धचालक पदार्थों में क्या होता है कि ये आपका संयोजी बैंड हो गया, और ये आपका चालन बैंड हो गया। ये हो गया चालन बैंड, और ये हो गया संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में अर्धचालक पदार्थों के अंदर अंतराल बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम अंतराल होने के कारण थोड़ा सा बल लगाने पर, थोड़ा सा बाहर से विद्युत वाहक बल लगाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को चालन बैंड, संयोजी बैंड से चालन बैंड तक इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए बहुत ही कम बल लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ही कम अंतराल दोनों के बीच में
होता है। और इनमें से भी क्या प्रवाहित हो सकती है? धारा। लेकिन अचालकों में से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। और अर्धचालकों की बात करें तो एनर्जी गैप इसके अंदर होता है। एनर्जी गैप जो है ये 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। जीरो पॉइंट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अर्धचालकों के अंदर ऊर्जा अंतराल का मान होता है। तो साथियों, ऊर्जा अंतराल, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, अर्थात कंडक्शन बैंड का मिनिमम ऊर्जा स्तर और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम ऊर्जा स्तर, दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा अंतराल या फोरबिडन एनर्जी गैप के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो ऊर्जा अंतराल के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं: अचालक, चालक और अर्धचालक। सबसे पहले बात करें अचालकों की, तो अचालक पदार्थों में संयोजी बैंड। सबसे पहली बात तो ये कि पदार्थ कोई सा भी हो, सभी पदार्थों में चालन बैंड की तुलना में संयोजी बैंड का ऊर्जा स्तर कम होता है, अर्थात संयोजी बैंड की तुलना में चालन बैंड का ऊर्जा स्तर अधिक होता है। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। दूसरी बात, अचालकों की बात करें तो अचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, और अधिक ऊर्जा अंतराल होने के कारण संयोजी बैंड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को चालन बैंड तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें बल लगाने की आवश्यकता होती है, और इसके कारण अचालकों में से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। इनके अंदर एनर्जी गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, अर्थात एनर्जी गैप को मापने की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें चालक पदार्थों की, तो चालक पदार्थों में चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों के बीच में कोई अंतराल नहीं होता है। इसके कारण संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए बहुत ही कम बल की आवश्यकता होती है और सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और चालक पदार्थों में एनर्जी गैप का मान लगभग 0 होता है। उसके बाद बात करें अर्धचालक पदार्थों की, तो अर्धचालक पदार्थों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच अंतराल बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम अंतराल होने के कारण इनमें से धारा प्रवाहित करने के लिए अधिक मात्रा में बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और सामान्यतः इनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन सामान्य से ज्यादा बल लगाने पर इनमें से भी क्या प्रवाहित हो जाती है? धारा। और अर्धचालक पदार्थों में एनर्जी गैप का मान 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।